Hello everyone, this is Surya Baniwal and today I am going to discuss doctrine of harmonious construction. So guys, let's begin with the topic. This rule is used to avoid any inconsistency and repugnancy within the section or between a section and other part of the statute. Means ये जो rule है doctrine of harmonious construction का वो use किया जाता है ताकि हम avoid कर सकें किस चीज़ को inconsistency and repugnancy between the sections. Then, when there is a conflict between two or more statutes, and if two or more than two provisions of the same statute are inconsistent with each other, then it must be interpreted in such a manner that effect should be given to both. मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दो या दो से ज़्यादा स्टैट्यूट्स के बीच में या फिर दो से ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं किसी सेम स्टैट्यूट की वो इनकन्सिस्टेंट है, तो ऐसे में उन्हें इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए कि इफ़ेक्ट जो है वो दोनों को दिया जाए, ना कि ये कि हम किसी एक को बिल्कुल ही मतलब नल एंड वॉइड बना दें और दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें. इस तरह से नहीं होना चाहिए, दोनों को जो है सेम इफ़ेक्ट देना चाहिए. ये जो है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इस बारे में बात करती है. आप सबको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पावर्स को सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया है. उसके लिए 7th शेड्यूल में जो है 3 लिस्ट जो हैं उनके बारे में बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट. तो अब ये जो लिस्ट हैं वो पावर्स को डिवाइड करती हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. लेकिन कई बार क्या होता है, इनके जो मैटर्स हैं या फिर जो लॉ बनाते हैं उनमें क्या है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और ओवरलैप हो जाती हैं बिटवीन एन एंट्री इन वन लिस्ट एंड अनदर. सो अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है ये कुछ डॉक्ट्राइन्स जो हैं एग्जिस्टेंस में आई हैं. So, in case of overlapping between an entry in the union list and an entry in the state list, the former prevails. Means अगर कहीं पे भी overlapping होती है union list और state list की entry में, तो जो former यानी कि union list का जो है वो prevail करेगा to the extent of overlapping, but where the subject matter exclusively falls within the union jurisdiction, the state cannot legislate on it. लेकिन जहाँ पर जो subject है वो पूरी तरह से यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ऐसे में स्टेट उस पर जो है कोई भी लॉ नहीं बना सकता. इसी तरह कॉन्करेंट लिस्ट में भी, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं. अगर वहाँ पर जो है कोई ओवरलैपिंग होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर किसका लॉ प्रिवेल करेगा? ऑब्वियसली सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा. आप ये मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ रेपग्नेंसी से आप समझ सकते हैं. आपको वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप डॉक्ट्राइन ऑफ रेपग्नेंसी भी देख सकते हैं. सो गाइज, अब हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं. अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है ये आर्टिकल 246 से रिलेटेड है. अब आर्टिकल 246 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस बारे में बात करता है, आइए हम देख लेते हैं. सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. अब ये इसकी क्लॉज है. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 2 and 3, Parliament has exclusive power to make law with respect to any of the matters enumerated in list 1 in 7th schedule. अब list 1 means कोई मतलब जो क्लोज 2 और 3 में वो इसे अफेक्ट नहीं करेगा. पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बना सके विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1. लिस्ट 1 कौन सी है? यूनियन लिस्ट है. और उसके बाद जो सेकंड क्लोज है वो कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 3, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 1, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ऑल्सो हैव पावर टू मेक laws in respect to any of the matters enumerated in list 3 in the 7th schedule. list 3 कौन सी है? list 3 है concurrent list. अब जो सेकंड क्लोज है वो कहता है कि जो थर्ड क्लोज में जो दिया गया है वो इसे अफेक्ट नहीं करेगा और सब्जेक्ट टू द क्लोज ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 246 जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसे भी पावर है कि वो बना सकता है लॉ किसी भी एंट्री पर जो कि है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में, लिस्ट नंबर 3 में है. उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसे पावर है कि वो लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट, notwithstanding that such matter is a matter enumerated in state list. अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इन
इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट के लिए कोई भी लॉ बना सकती है। अब उसमें जो है ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी कि वो मैटर जो है एन्यूमरेट है स्टेट लिस्ट में। सो ये हमने देखा आर्टिकल 246। आफ्टर दैट जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का ये जो प्रिंसिपल है ये स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के लिए है, जो कि इंडियन लीगल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जब दो प्रोविजंस किसी भी लीगल टेक्स्ट की उनके बीच में ऐसा लगता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उन्हें इस तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कि दोनों को जो है सेपरेटली जो है इफेक्ट दिया जा सके और किसी को भी जो है नलिफाइड नहीं किया जाना चाहिए। Okay, therefore such a construction should be allowed to prevail by which existing inconsistency is removed. Means ऐसी हमें जो है कंस्ट्रक्शन को प्रिवेल करना चाहिए जिसमें हम इनकन्सिस्टेंसी को क्या करें, ख़त्म कर सकें। एंड बोथ द प्रोविजंस रिमेन इन फोर्स, और दोनों प्रोविजंस जो है फोर्स में रहें और हार्मोनी जो है उनके बीच में हम मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से जो है कोर्ट्स को उन्हें इंटरप्रेट करना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो केस है CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स 2003 का, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के। तो अब हम देख लेते हैं कि किसी भी कोर्ट को मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अगर इसे इन्वोक करना है तो उसके लिए ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं ये फॉलो करने होंगे। सबसे पहले द कोर्ट मस्ट अवॉइड अ हेड ऑन क्लैश। हेड ऑन क्लैश जो है कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए। दोनों जो है सेक्शंस हैं या स्टेट्यूट्स हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में हेड ऑन क्लैश जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है द प्रोविजन ऑफ वन सेक्शन कैन नॉट बी यूज टू डिफीट द प्रोविजन कंटेन इन अदर। मीन्स एक सेक्शन में जो प्रोविजन है उसे हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते कि वो डिफीट कर दे दूसरे सेक्शन की प्रोविजंस को और उसे मतलब बिल्कुल ही यूजलेस बना दे। डिस्पाइट ऑल इट्स एफर्ट्स is unable to find a way to reconcile their differences unless the court means तब तक जब तक कोर्ट को मतलब जब ये है ना कि हम कह सकते हैं कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, वरना ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। आफ्टर दैट when it is impossible to completely reconcile the differences in contradictory provisions, the court must interpret them in such a way so that effect is given to both the provision। देखिए ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि जो इफेक्ट है वो दोनों प्रोविजंस को दिया जाना चाहिए जितना as much as possible। Then the court must also keep in mind that interpretation that reduces one provision to useless number or dead is not harmonious construction। अब ऐसी इंटरप्रिटेशन जो किसी फॉर एग्जांपल दो स्टैट्यूट्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें अगर हम उसे इस तरह से इंटरप्रेट करें कि एक स्टैट्यूट को हमने बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे दिया और एक को हमने बिल्कुल ही मतलब यूजलेस बना दिया या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं डेड या फिर नलीफाइड कर दिया इस तरह से, तो उस इंटरप्रिटेशन को हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं कह सकते। तो ये जो चीज़ें हैं इंटरप्रिटेशन के टाइम पे किसी भी कोर्ट को हमेशा नॉलेज में रखनी चाहिए। देन ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें कहा गया कि इट वाज हेल्ड दैट एन एक्ट इज़ टू बी रीड एज अ होल, द डिफरेंट प्रोविजंस हैव टू बी हार्मोनाइज्ड एंड इफेक्ट टू बी गिवन टू ऑल ऑफ देम। अब इसमें कहा गया कि इंटरप्रिटेशन के टाइम पे जो कोई भी एक्ट है उसे पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, पूरा पढ़ा जाना चाहिए ताकि जो उसकी डिफरेंट प्रोविजंस हैं उन्हें हारमोनियसली हम उनको इंटरप्रेट कर सकें, उन्हें इफेक्ट दे सकें हर एक जो है प्रोविजन को। देन कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट शुड इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन अ वे सो दैट इट विल नॉट इंटरफेयर फंडामेंटल राइट। अब इसमें कहा गया, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात थी। इसमें कहा गया कि जो कोर्ट है उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट में जो है इंटरफेयर ना करें। देन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलीप कुमार सिंह। द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी रीड हार्मोनियसली। मीन्स जो प्रोविजन है उसे हार्मोनियसली हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। Where this is not possible and there is irreconcilable conflict between two sections, it must be determined which provision is leading provision and which provision is subordinate provision, and that which one must be give way to the other.
सो इसमें कहा गया कि जो अपेक्स कोर्ट है उसे सबसे पहले तो दोनों जो स्टेट्यूट्स हैं या जो प्रोविजंस हैं उन्हें हारमोनियसली एक साथ पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे जैसे ये कहा गया था होल मतलब पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम उन्हें क्या कर सकें, उनकी हारमोनियसली कंस्ट्रक्शन करके दोनों को इफ़ेक्ट दे सकें, उसे इस तरह से इंटरप्रेट कर सकें, अगर ऐसा कोई चांस है ही नहीं तो फिर कोर्ट को ये डिटरमाइन करना चाहिए कि कौन सी प्रोविज़न जो है लीडिंग प्रोविज़न है एंड कौन सी प्रोविज़न सबऑर्डिनेट प्रोविज़न है, और कौन सी प्रोविज़न दूसरी प्रोविज़न को वे दे सकती है। तो ये चीज़ जो है लास्ट में देखी जानी चाहिए अगर जो है हम उसे मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते तो। So guys, thank you so much. I hope I make all your doubts clear. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.